ठीक है ना। तो इसमें जो है कि कल मैंने बताया था कि संविधान का, इसमें आज फर्स्ट डे आपका है, आपका भी, और आप लोग तो आए थे, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग पॉलिटी देख रहे हैं, ठीक है ना। मीडियम क्या है? इंग्लिश, आप हिंदी है, ठीक है ना। तो कोई, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इंग्लिश हो या हिंदी हो। और प्री प्लस व्यापम है कि प्री प्लस मेंस? अच्छा अच्छा, मेंस का आइटम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि हम लोग भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को देख रहे हैं। और कल मैंने बताया था कि भारत के संवैधानिक विकास को देखने से पहले जो ब्रिटिश शासन यहाँ चल रहा था, ठीक है ना, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे, उनके द्वारा कौन कौन से चार्टर्ड एक्ट लाए गए थे, कौन कौन से एक्ट लाए गए थे, उन्हीं चार्टर्ड एक्ट और एक्टों के माध्यम से भारत में संविधान का निर्माण होता है, ठीक है। भारत में वहीं से संविधान की नींव पड़ती है, तो उनको देखना जरूरी है, बिना उसके देखे हम आगे नहीं चल सकते हैं। और वो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है? चाहे प्री हो, मेंस हो, व्यापम हो, कोई परीक्षा हो, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं उस स्ट्रक्चर को ड्रा कर दे रहा हूँ, फिर उस पर एक एक करके देखेंगे, ठीक है। जो लोग कल ड्रा किए हैं वो नहीं, वो समझेंगे, ठीक है ना, वो तो नोट कर ही लिए हैं। जो लोग नहीं ड्रा किए हैं उसको नोट भी करेंगे साथ, ठीक है। हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ये पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको दो भागों में बांट करके देखना है। एक तो हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ईआईसी, ठीक है ना। एक हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ईआईसी। ठीक है ना। और दूसरा हम लोग देखेंगे क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास, क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास, ठीक है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर क्राउन, क्लियर हो रहा है? देखिए वास्तव में ये ब्रिटिश शासन के दौरान जो है कि बहुत सारे भारत में नियम कानून बनाए गए थे, और यही नियम कानून भारत में जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का बेस बनता है, संविधान के विकास का आधार बनता है। क्लियर हो रहा है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कौन कौन से लाए गए थे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद से 1786 का एक्ट आता है, फिर उसके बाद से आप देखेंगे कि 1793 का चार्टर्ड एक्ट आता है, ठीक है,
फिर 1813 का जो है कि चार्टर्ड एक्ट आता है, फिर 1833 का चार्टर्ड एक्ट आता है, फिर 1853 का चार्टर्ड एक्ट आता है। तो इतनी सारे जो चार्टर्ड एक्ट लाए गए थे, चार्टर्ड एक्ट का मतलब होता है आदेश पत्र, क्लियर हो रहा है, उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वही बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अधीन क्या क्या लाए गए थे, हालांकि कल मैंने ये सारी चीजें बता दिया था, लेकिन एक बार फिर बता दे रहा हूं, ठीक है। अब इसी को हम लोग एक एक करके देखें कि सब में क्या क्या मूल मूल प्रोविजंस थे। तो देखिए, पहला जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर इसके बाद से क्या आया था, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। कल तो बताया था ना सब लोगों को। उसके बाद क्या था, सॉरी ये 17 है, ठीक है ना। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद से 86 का एक्ट था। फिर इसके बाद से 1793 का चार्टर एक्ट। फिर उसके बाद से 1813 का चार्टर एक्ट था। फिर उसके बाद से 1833 का चार्टर एक्ट था। और फिर इसके बाद से 1853 का चार्टर एक्ट। तो इन सारे एक्टों को देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनमें जो जो प्रोविजंस थे, ये सारे प्रोविजंस कहीं ना कहीं भारत के संविधान के विकास के आधार बनते। क्लियर हो रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बेस ये बनते। समझ में आएगी बात। और यहाँ से प्रीलिम्स में भी, व्यापम में भी, मेंस में भी, सब जगह। मेंस में तो सीधे सीधे दे देगा 1813 के चार्टर्ड एक्ट को लिखिए, क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर प्रीलिम्स या व्यापम की बात करेंगे तो उसमें सीधे सीधे पूछ देता है कि 1853 के चार्टर्ड में क्या क्या प्रोविजंस थे, कोई उठा के एक प्रोविजंस पूछ देगा, ठीक है ना। जैसे एजुकेशन के लिए जो है कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख का फंड डोनेट करने का प्रावधान 1813 में था, तो पूछ देगा कि ब्रिटिश सरकार ने किस चार्टर एक्ट में जो है कि भारत की शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया था। समझ में आ रही बातें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो आपको इन सारे एक्टों के अधीन क्या क्या मूल बातें थी वो बस समझना हो। क्लियर हो रहा है, क्योंकि रटेंगे तो रटा नहीं पाएंगे, सब कंफ्यूज होता है, मिक्सअप होता है। सब में आप देखेंगे मिलते जुलते प्रोविजंस हैं, लेकिन अगर इसको समझने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इसको मैं समझाने का ही प्रयास करूंगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या लाए गए थे तो इसको एक बार बता दे रहा हूं, फिर हम लोग आते हैं सीधे 1813 पर। तो देखो इसमें क्या क्या लाए गए थे। तो पहला क्या था, 1858 का इंडिया गवर्नमेंट एक्ट था। ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम। सॉरी, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। फिर इसके बाद से 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। फिर 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट,
ठीक है। फिर उसके बाद से 1909, ठीक है ना, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। फिर इसके बाद से 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद से 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। और फिर इसके बाद जो था 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्लियर हो रहा है? तो इतने सारे प्रोविजंस जो है लाए गए हैं ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस बनते। क्लियर हो रहा है? यही हमारे संविधान के आधार हैं, इन्हीं के आधार पर भारत के संविधान का निर्माण होता है। इसलिए इन सारे एक्टों को समझना जरूरी है, और क्वेश्चन पूछता भी, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो इसको हम लोग देखते भी नहीं, ठीक है ना, बट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए चाहे टॉपिक पसंद हो या ना हो, पढ़ना तो पड़ेगा। अक्सर बच्चे क्या होता है कि इस समय जो है जो तैयारी करते हैं वो अपनी पसंद का विषय खोजते हैं। अरे मेरा तो इसमें इंटरेस्ट है, इसको पढ़ूंगा। फिर अक्सर सुनने में आता है, अरे मेरे उसमें इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। अरे भाई, आपके इंटरेस्ट से आयोग क्वेश्चन नहीं बनाएगा, अपना इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ का माहौल पूरा यही है कि बच्चों से आप कहते सुनते मिलेंगे कि नहीं इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं, इसको मैं नहीं पढ़ूंगा। अक्सर मिलता है कि नहीं सुनने। आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, बनना है तो इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए चूंकि यहाँ ये है बहुत फैक्चुअल टॉपिक, इसमें फैक्ट्स इतने आएंगे कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे ये मतलब इसको छोड़ ही दे तो अच्छा है। अच्छा, बहुत सारे टीचर इसको पढ़ाते भी नहीं, क्योंकि इतना फैक्चुअल हो जाता है कि फिर सीधे वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बट मेरा मानना यह है कि फैक्चुअल हो चाहे कुछ भी हो, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन यहाँ से आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, व्यापम हो, कोई परीक्षा हो, ठीक है ना। और ये पूरा टॉपिक फैक्चुअल है, समझ में आई? तो फैक्ट इसमें आपको याद होने चाहिए, हर में क्या क्या मूल मूल प्रोविजंस थे, ठीक है ना। अगर वो मूल मूल प्रोविजंस मेन मेन अगर प्रावधान आपको याद हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब इसमें एक एक को देखेंगे। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा जाए। तो हिंदी में भी रेगुलेटिंग एक्ट ही लिखते हैं। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान था। पहली चीज तो यह है कि अब थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ लीजिए, उसके बाद से सारे प्रोविजन समझ में आने लगेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, क्यों यहाँ आई थी, वास्तव में ये सारी चीजें कैसे आए, ठीक है। इन सब चीजों को थोड़ा सा हम एक बैकग्राउंड समझा दे रहे, ठीक है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए आई थी? व्यापार करने, ठीक है ना। और
इसका रजिस्ट्रेशन ब्रिटेन की गवर्नमेंट के अधीन हुआ था। किसके अधीन हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हुआ था, ठीक है। और वहीं पर ये रजिस्टर्ड कंपनी थी, उसी के परमिशन से ये भारत में आई थी। जैसे मान लीजिए कि अभी भारत का कोई कंपनी बनाना हो तो हमको इंडियन कंपनी एक्ट के तहत उसका पंजीयन कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? अगर हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो हमको परमिशन भी नहीं मिलेगा और हम भारत से बाहर भी नहीं जा पाएंगे। जैसे अगर एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमको भारत से बाहर जाना होता है तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? भले आप जाइए अपना निजी काम कर, बहुत सारे गल्फ में श्रमिक गए हैं भारत से, लेबर गए हैं, अपना कोई भेड़ चराता है, कोई बकरी चराता है, कोई प्लम्बरिंग का काम करता है, कोई लेबरी का काम करता है, सब करते हैं। लेकिन उनके लिए भी पासपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? वहां जाने के बाद सबसे पहले पासपोर्ट चेक किया जाता है कि नहीं, क्या किस देश से आए हैं, आपका कहाँ का सिटीजनशिप है, वो सब पासपोर्ट से पता चल जाता है। तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भले निजी व्यापार करने के लिए आ रही थी, बट रजिस्ट्रेशन वहां जरूरी थी। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको लाइसेंस जारी की थी कि ठीक है 15 ईयर के लिए आप व्यापार करिए। तो वहां उस समय जो है कि जो सम्राट जो होता था, ठीक है ना, वहां वास्तव में महारानी को महत्व ज्यादा था। पूरा ब्रिटिश जो शासन होता था उसमें महारानी के नाम से ही शासन चलता था, ठीक है। तो महारानी के नाम से शासन चलता था, आ जाइए। तो महारानी के नाम से जब शासन चलता था तो पूरी तरीके से महारानी ही गवर्नमेंट करती थी, रूल करती थी, उसी के नाम से सारा का सारा काम होता था। तो 15 साल के लिए जो है कि उनको परमिशन मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए परमिशन मिला कि आप आइए भारत में, जाइए भारत में व्यापार करिए। क्लियर हो रहा है? अब 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई। जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो यहाँ पर तो उसको मूल लाइसेंस मिला था ट्रेड करने के लिए। क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो यहाँ देखते हैं कि आपस में राजे रजवाड़ों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मुगल सत्ता कमजोर होती जा रही है। औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, भारत में मुगल सत्ता एकदम धीरे 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 कमजोर होने लगी। और जितने भी मुगलों के मंत्री थे, सूबेदार थे, गवर्नर थे प्रांतों के, वो सब अपने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिए और स्वतंत्र घोषित करके अपना राज्य बना लिए। जैसे मान लो कि आप 4 घर आप खरीदे, एक बिलासपुर में है, एक रायपुर में है, एक अलग अलग शहरों में है, खूब पैसा आप कमा रहे हैं, ठीक है ना, डिप्टी कलेक्टर बन गए, ठीक है, और खूब पैसा कमा रहे हो, 4 घर बना लिए, ठीक है ना। अब आप क्या करते हो कि चलो पैसा तो खूब अच्छा आ रहा है, अब आप क्या करोगे कि चलो रायपुर वाला घर वहाँ मेरा रिश्तेदार किराए पर रह रहा है, ठीक है भाई तुम रह ले उसमें। अभी आप क्या 4-6 हज़ार किराया लोगे, वो तो आपके लिए बहुत छोटी रकम लग रही है। तो आपने कह दिया ठीक है मेरा रिश्तेदार किराए पर रह रहा है, घर की देखभाल भी होगी, चलो तुम किराए पर रहो। ऐसे अपने सभी घरों को किराए पर उठा दिए, किराए पर दे के दिए, अपने रिश्तेदारों को बांट दिए, चलो तुम लोग वहां रहो, देख रेख भी करते रहना, रहो आप। और पता चला कि सीबीआई जांच में आप पकड़ा गए कि आय से अधिक संपत्ति कहाँ लाए, आपकी नौकरी चली गई। अब नौकरी चली गई, आपके हाथ पांव सब बंध गए। अब रिश्तेदार बोल रहा है ये घर तो अब नहीं देंगे, अमीर है। कई बार ऐसा केस आता है ना कि जब कमजोर होते हैं तो लोग, और जनरली इस तरह के घोटाले जो 2 नंबर के काम होते हैं अपने नाम पे नहीं, चलो रिश्तेदार के नाम पे ही घर ले लेते हैं। होता है कि नहीं होता? अब रिश्तेदार देखा कि अब तो आप फंस गए, सीबीआई जांच के चक्कर में आ गए। अब रिश्तेदार बोला मैं घर खाली ही नहीं करूंगा, मैं ही ले लूंगा। तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपको क्या लगेगा कि देखो मेरे साथ विश्वासघात किया, मैंने इतना विश्वास करके इस लूट की संपत्ति उसके नाम किया था, वो उसको अपना ही बना ली। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब दोबारा क्या उससे आपकी मित्रता रहेगी, अच्छा संबंध रहेगा, कि शत्रुता हो जाएगा? शत्रुता हो जाएगा। तो आप बाहर की दुनिया से क्या निपटोगे? जो देश दुनिया के रिश्तेदारों को आप घर बना बना के दिए हो, उन्हीं से निपटना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक ऐसे मुगलों के साथ होता है कि मुगल जो थे वो किसी को गवर्नर बना दिए हैदराबाद का, किसी को गवर्नर अवध का बना दिए, किसी को बंगाल का बना दिए, किसी को कहीं का बना दिए। और औरंगजेब टाइट पर्सनालिटी का आदमी था, वो सबको कंट्रोल में रखा था। लेकिन जैसे 1707 में उसकी मृत्यु होती है, अब हैदराबाद वाला कहता है कि नहीं, अब मैं मुगल के अधीन नहीं हूं, मैं स्वतंत्र यहाँ का राजा।
बंगाल वाला कहता है मैं भी राजा हूं, अवध वाला कहता है मैं भी राजा हूं। अब मुगल क्या हुआ, दिल्ली तक सिमट गए। अब आपस में जो साम्राज्य फैला था ये सब आपस में शत्रु हो गए, इन्हीं में फंसने लगा, लड़ाई झगड़ा सब होने लगा। तो जब आप अपने में ही उलझ जाओगे तो बाहर के लोगों को कंट्रोल कैसे आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है, इन सारी चीजों को बारीकी से समझ रही थी और उसको फायदा मिल गया कि भाई हमारे ऊपर तो कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं, सब आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। तो यहाँ की कमजोर पॉलिटिकल सिचुएशन को भांप लिए और भांप करके जो है कि अब क्या करने लगे, उसी में अपना रास्ता बनाना शुरू किया। अब ये दो लोग आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं, मैं मान लो एक पिता के दो संतान, अब राजा पिता है, पिता के उत्तराधिकारी ही राजा होता है। अब ये कह रहे मैं राजा बनूंगा, ये कह रहे हैं मैं राजा बनूंगा, ये आपस में लड़ गए। अब अंग्रेज आए, इनसे बात किए कि ऐसा है कि मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा, लेकिन ये है कि अगर आपको राजा हम बनवा देते हैं तो आप क्या देंगे। तो इनको लगता है कि राजपाट तो पहले मिले, चलो कुछ क्षेत्र ही लेना है ले लेना। तो इन्होंने कहा चलो तुमको 8 गांव मैं दे दूंगा, तुम पहले राजा तो मेरे को बना दो। अब अंग्रेज कूटनीति देश दुनिया को माहिर खिलाड़ी थे, इनको हरवा दिए, इनका शासन आ गया, इनको राजा बना दिएगा, 8 गांव इनसे मिल गया उनको। अब 8 गांव मिला, अब सब आपस में यही लड़ भिड़ रहे थे। अब फिर उनमें लड़ाई हुआ, उनके साथ ऐसे ही किए, उनके साथ ऐसे किए, ऐसे करके धीरे धीरे भारत में जो है बहुत बड़े भूभाग उनके अधीन आ जाता है। अब जो गांव 8 गांव उनके अधीन आता है, कहीं 10 गांव आता है, कहीं 12 गांव आता है, कहीं पूरा पूरा एरिया ही आ जाता है। अब उन गांवों से एक साथ कर खुद वसूलते। तो पहले आए थे मसाले का व्यापार करने, अब दक्षिण के भारत में जा करके जंगलों से इलायची दालचीनी बीन करके गट्ठर बांधना, उसको ब्रिटेन ले जाना, उसको बाजारों में बेचना, फिर पैसा कमाना, अब उनको ये कठिन लगने लगा। अब सीधे जमीन कैप्चर करो, हाँ यहाँ पर हम 60% टैक्स लेंगे, तुम लोग अनाज उत्पादन करो, 10 बोरा करो, 6 बोरा हमारे यहाँ पहुंचा दो, 4 बोरा अपने पास रखो। कहीं कहीं उनको लगता था तो 80% टैक्स बढ़ा देते थे। 10 बोरा अगर अनाज का उत्पादन हो रहा है तो 8 बोरा टैक्स के रूप में दे दो, 2 बोरा रख। तो टैक्स जो है अनाज या पैसा दोनों रूपों में दिया जा सकता, तो किसान ज्यादातर अनाज में दे देते, ये अनाज बेच के पैसा कमा लेते। तो इनको लगा कि ये तो काम सबसे ठीक है, कौन मसाला का गट्ठर बनाए वहां ले जाए बेचे ओचे, इसमें तो बहुत परेशानी है। यहाँ धीरे से देखो कौन कौन लड़ाई कर रहे हैं, जहां जहां लड़ाइयां हैं, वो जहां जहां लड़ाई था वहां वहां षड्यंत्र के था तो घुसते थे और फिर इसी प्रकार का षड्यंत्र करके भूभाग अपने अधीन करते थे। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई थी, अब धीरे धीरे उसका उद्देश्य बदलता जा रहा था। अब उद्देश्य बदल करके अब उसका उद्देश्य जो है साम्राज्यवादी हो गया। समझ में आ रही बात। अब भूभाग अर्जन करने पर वो ज्यादा ध्यान देने लगे क्योंकि उससे ज्यादा लाभ था। भाई मान लो आप आए हो बिलासपुर में व्यापार कर और 36 माल के सामने मोमोज की दुकान लगा, अब धीरे धीरे 36 माल के मालिक आपस में लड़ने लगे। अब उससे आप बोले कि भाई देखो तुम्हारी लड़ाई तो मैं जितवा दूंगा लेकिन दोगे क्या, क्योंकि हारोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, हमारे बगल में मोमोज तुमको भी बेचना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है 2-4 दुकान उसमें हमको दे देना, हम जितवा दे रहे हैं। वो बोला ठीक है यार, 4 ही तो दुकान देना पड़ेगा, ये सड़क के किनारे मोमोज बेचने से तो अच्छा है। अब ये भीड़ गए, अब वो जितवा दिए उसको षड्यंत्र करके, अब 4 दुकान उसको मिल गया 36 माल में। ऐसे ही अंग्रेज धीरे धीरे भारत के बहुत बड़े भूभाग कैप्चर कर, क्लियर हो रहा है। और जब भारत के बहुत बड़े भूभाग को कैप्चर कर लिए तो वहां से रेवेन्यू उनको काफी आने लगा, और ये रेवेन्यू इतनी अधिक मात्रा में आ रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं था। अभी तक तो भूभाग अर्जित करते थे, इसके बाद से भारत के जो रियासतें थी, जो राजे रजवाड़े थे, वो कोई कमजोर नहीं थे। भारत तो सोने की चिड़िया कहलाती थी, सोना चांदी भरा पड़ा था इस देश में। आप देख सकते हैं कि मंदिरें सोने से लद जाती थी, मूर्तियां सोने की बनती थी, तो इस देश में सोने की कमी नहीं थी, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। तो अंग्रेज सिर्फ भूभाग ही अर्जित करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अंग्रेज जो है राजकोषों में भी हिस्सा लेने लगे कि ठीक है आप हमको राजा बनवाए हो, हमको इतना पैसा दो, राजकोष का आधा हिस्सा हमको दो। अब इस प्रकार से इतनी भारी मात्रा में पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से इकट्ठा करने लगी, और ये सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के 213 जो पार्टनर्स थे उनमें बट रहा था, वहां ब्रिटिश क्राउन को नहीं जा रहा था।
तो जब आपकी स्थिति काफी संपन्न होगी तो आप छुपा पाएंगे क्या उसको? मान लो रातों रात आपकी स्थिति अडानी की हो जाए, उतनी संपत्ति आपके पास आ जाए, तो आप चाह के भी नहीं छुपा पाओगे, वो झलक आ जाएगा, आपके चेहरे की लाइट बदल जाएगी। समझ में आ रही बात है? अभी ऐसा लग रहा है कि चेहरा 0 वाट का बल्ब है, अभी अडानी का आ जाएगा तो 100 वाट का ये बड़ा वाला 2x2 स्क्वायर का लाइट जैसे चमकने लगेगा। समझ में आ रही बात है? तो ये जो चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वहां ओनर्स थे, 213 पार्टनर्स थे, उनके पास जो संपत्ति आ रही थी, अब ब्रिटिश क्राउन को लगने लगा कि यार मैं तो इन लोगों को भेजा हूं व्यापार करने के लिए, वहां जाकर के ये लोग क्या कर रहे हैं, जमीन जायदाद राजवंश ये सारी चीजें काम कर रहे हैं और भीषण पैसा आ रहा है और हमको कुछ मिल नहीं रहा है। तो यहीं से ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल बनाने का प्रयास शुरू करते हैं और उसी के तहत पहला जो चार्ट यानी पहला अधिनियम लाया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट शब्द क्या इसका मतलब होता है? नियंत्रित करना, कंट्रोल करना उनको। समझ में आ रही बात है? इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। और कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि कितना भारत से अंग्रेजों ने पैसा लूट करके लेकर के गया, ये डॉक्टर जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब है उनके एक स्टेटमेंट से पता चल जाता है। 2020 में आप जान रहे हैं कि कोविड आया था, उसी समय यूक्रेन रसिया वार शुरू हो गया था और बार बार यूरोप और ट्रंप वाले ये चाह रहे थे, अमेरिका वाले, कि भारत रसिया से तेल न खरीदे जिससे उसकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो, हार जाए। क्योंकि आजकल इकोनॉमिकल वार चल रहा है, आजकल फ्रंट टू फ्रंट वार कहाँ चल रहा है, आजकल प्रयास ये हो रहा है कि इनके आर्थिक तंत्र को तोड़ा जाए। लेकिन भारत माना नहीं, कहा नहीं हम रूस से तेल खरीदेंगे, हम अपने देश के हित को देखेंगे, सस्ता तेल मिल रहा है क्यों ना खरीदे। उसी दौरान प्रधानमंत्री जयशंकर साहब जब ब्रिटेन जाते हैं तो ब्रिटेन की एक पत्रकार उनसे पूछती है कि आप तो यूक्रेनियों के हत्यारे, आप यूक्रेन में बच्चे बूढ़े महिलाओं के खून के प्यासे। जयशंकर साहब को समझाती है कि आप यूक्रेन से तेल खरीद, रसिया से तेल खरीद रहे हैं, उसके पास पैसा जा रहा है, रूस उसी पैसे से बम बारूद गोला बना रहा है, उसी से यूक्रेनियों की हत्या कर रहा है। तो जयशंकर साहब ने बड़ा करारा जवाब दिया था कि एक लुटेरा नैतिक शिक्षा, एक लुटेरे के मुंह से नैतिक शिक्षा अच्छी नहीं लगती। उन्होंने बताया कि भारत में 200 साल में आप 43 ट्रिलियन डॉलर हमारे देश से लूट के लाए हो और आज हमको आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि क्या हमको करना चाहिए। तो पहली बार ये सरकारी आंकड़ा आता है कि ब्रिटिश शासन 200 सालों में लगभग 43 ट्रिलियन डॉलर यहां से लूट के ले गए। और 43 ट्रिलियन डॉलर आपको भले छोटा लग रहा है, लेकिन एक अनुमान मैं बता दे रहा हूं, आज जो है भारत की पूरी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 32 ट्रिलियन डॉलर की उसकी अर्थव्यवस्था, चाइना की 19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। अब सोचो 43 ट्रिलियन डॉलर कितना बड़ी रकम। अगर आज हम 43 ट्रिलियन डॉलर में होते तो आज दुनिया के सबसे सुपर पावर हम ही होते। समझ में आ रही बात? तो इतना बड़ी पैमाने पर जब भारत से लूट का धन जा रहा था तो ब्रिटिश क्राउन को ये लगने लगा कि हम व्यापार करने के लिए भेजे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वहां व्यापार न करके वहां क्या कर रही, साम्राज्यवादी उद्देश्य कॉलोनी बना रही है, अपना उपनिवेश बना रही। क्लियर हो रहा है? तो अब जो है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ताकि अब धीरे धीरे वो ब्रिटिश क्राउन को अब ये इच्छा थी कि ओनरशिप इनका हटा करके और सीधे हमारा शासन स्थापित, ताकि जो भारत से धन लूट करके आ रहा था वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास न जाकर के ब्रिटिश क्राउन के राजकोष में जाए। इसलिए जो है कि क्राउन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बनाने शुरू कर दी। क्लियर हो रहा है? और पहला जो एक्ट लाया गया वो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773। क्लियर हो रहा है? अब देखो इसमें क्या प्रोविजंस थे उसको एक एक करके समझना, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना इसलिए जरूरी था, क्योंकि जब तक ये बैकग्राउंड आप नहीं समझेंगे तब तक इनमें के प्रोविजंस को नहीं समझ समझ में आ रही बात? तो पहला चीज समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये पहला कंट्रोल करने का लीगल डॉक्यूमेंट्स था। क्लियर हो रहा है? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से लाया गया ये पहला अधिनियम। पहली चीज समझ, एक एक चीज समझते हैं। ईआईसी पर
कंट्रोल करने के लिए लाया गया पहला अधिनियम। ठीक है, दूसरी चीज समझिए, ये अधिनियम आया कैसे था। इसके लिए उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन का था लॉर्ड नॉर्थ। उसने एक सेक्रेट कमेटी का गठन किया, ठीक है ना। वो सेक्रेट कमेटी जो है कि पूरा पता लगाई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे पैसा ज्यादातर उठा रही है, किस प्रकार से भारत में भ्रष्टाचार लूट खसोट कर रही है, उसको कंट्रोल करना था। तो लॉर्ड नॉर्थ द्वारा जो गठित सेक्रेट कमेटी था उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम लाया गया। क्लियर हो रहा है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो पीएम ब्रिटेन के थे लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ ही ब्रिटेन का पीएम था, ठीक है ना। इसी ने एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया। सीक्रेट कमेटी का गठन किया। इसी सीक्रेट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम लाया गया। क्लियर है। इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम लाया गया, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था, लॉर्ड नॉर्थ। उसने एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया। इसी सीक्रेट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम लाया गया। अब इसमें प्रोविजंस क्या क्या थे, प्रावधान क्या क्या थे, तो उसको समझना। यहां तक नोट कर लिए, आगे बढ़े। नोट हो गए। हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें मूल प्रोविजंस क्या क्या थे। प्रावधान, इसमें प्रोविजंस क्या क्या थे। तो पहली चीज समझिए, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर हो रहे हैं। पहला इसमें प्रोविजंस क्या था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था, वारेन हेस्टिंग्स बना था। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर हो रहा है। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। दूसरा काम क्या किया गया, दूसरा काम ये कर दिया गया कि जो मुंबई और मद्रास थे, क्योंकि इनकी तीन प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मुंबई, मद्रास। अब मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, क्योंकि अभी गवर्नर जनरल हो गया ना, तो बड़ा पोस्ट हो गया, तो इसके नीचे अब गवर्नर आ गया। क्लियर हो रहा है। तो बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का। अब मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे अब उनको किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो दूसरा प्रोविजंस ये था कि बंबई तथा मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया।
क्लियर हो रहा है? किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। समझ में आ रही बात? दूसरी चीज, अब चूंकि गवर्नर जनरल बड़ा पोस्ट हो गया था ना, ठीक है ना, तो गवर्नर जनरल का काम आसान रह नहीं गया था, उसका काम जटिल हो गया था। तो गवर्नर जनरल के कार्यों में सहयोग करने के लिए 4 सदस्यीय उसकी कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। क्लियर हो रहा है? तो तीसरा ये था कि गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता है 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। क्लियर हो रहा है? किसका गठन किया गया? 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। समझ में आ रही बात है? दूसरी चीज क्या किया गया कि चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारी मात्रा में यहाँ से क्या करती थी, जैसे मान ली गिफ्ट के बदले, जैसे ये लोग क्या करते थे कि किसी को अगर राजा बनाते थे तो कहते थे कि हमको गिफ्ट चाहिए। अब जैसे आप देखिए बंगाल में ही जो है कि क्लाइव जब जो है कि मीर जाफर को वहाँ का राजा बनाता है तो क्या बोलता है कि भाई हमको आपको राजा बनाना था, हमने आपके साथ सैन्य कार्रवाई में भाग लिया, हालांकि लड़ाई नहीं हुआ, वो तो छल था, षड्यंत्र था। इतिहास आप पढ़ोगे तो जानकारी होगा कि प्लासी का युद्ध धोखा से जीता गया, लड़ाई हुआ ही नहीं। मान लीजिए जैसे आप प्लासी के युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, उधर सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर उसका सेनापति कर रहा था, इधर अंग्रेज थे, पूरी सेनाएं 10-10 हजार की फौज खड़ी हुई और सेनापति मिला हुआ है, सेनापति आगे बढ़ने का आदेश ही नहीं देता है। युद्ध भूमि में राजा डर जाता है, समझ गया कि मेरे साथ धोखा हो गया, वो पीछे मुड़ के भागने की कोशिश करता है, उसकी हत्या कर दी जाती, सेना में अफरा तफरी हो जाता है, अंग्रेज बिना लड़े युद्ध जीत जाते। समझ में आ रही बात है? और उसके बाद से मीर जाफर को वहां का राजा नवाब बनाया जाता है। और मीर जाफर से क्लावी क्या कहता है, युद्ध में मैंने भाग लिया, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में हमने युद्ध लड़ा, युद्ध एक तलवार नहीं चला था, लेकिन कंपनसेशन के रूप में 52 लाख रुपया उससे लेता है। 52 लाख उस समय, आज भी ज्यादा है, उस समय आप सोचिए कि 52 लाख की कीमत क्या हो। तो अब जो है कि जब वो गद्दी पर बैठता है तो बंगाल के राजकोष से निकाल करके 52 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। अब क्लाइव का देखो, क्लाइव कहता है भाई वो तो पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया, मैंने तो पूरा मेहनत मैं किया था, मेरे को क्या मिलेगा। तो एक व्यक्ति अगर कहता है कि मेरे को क्या मिलेगा तो दूसरा व्यक्ति क्या सोच सकता है कि ज्यादा से ज्यादा इसको भी 1-2 लाख चाहिए। अब ये कहता है नहीं, मेरे को 26 लाख रुपया उपहार दो, गिफ्ट। समझ में आ रही बात? अब 26 लाख रुपया पर्सनली जो है कि क्लाइव को गिफ्ट देता है, और क्लाइव इतना उसका शोषण करता है कि कहा जाता है कि बंगाल के नवाब के राजमहल में जो सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे जिसमें नवाब खाते थे, वो तक बेचने की नौबत आ गई। इसीलिए मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। समझ में आएगी बात? तो ये भीषण शोषण कर रहे थे। इस प्रकार से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक प्रकार से विद्रोह तो शुरू हो ही रहा था, जनजातीय विद्रोह, दुनिया भर के विद्रोह तो लगातार हो ही रहे थे। समझ में आ रही बात? और उधर ब्रिटेन का क्राउन ये नहीं चाह रहा था कि भारत जैसा उपनिवेश हमारे हाथ से निकले, क्योंकि भारत से न सिर्फ सोना चांदी अनाज आ रहा था बल्कि सस्ते श्रमिक भी यहां से जा रहे, और यहां से कच्चा माल ले जाकर के ब्रिटेन के कारखानों में बनता था, फिर यहीं के बाजारों में बेचते थे। और इसलिए तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटेन की आर्थिक नीतियां एक स्पंज की भांति हैं जो भारत की नदियों से जल को सोखती हैं और ब्रिटेन के मैदानों में ले जाके निचोड़ देती, यानी सारा संसाधन हमारा लाभ वहां जा रहा।
तो इस प्रकार से भीषण जब शोषण होता है तो भारत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आक्रोश का बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। ये लोग तो जंगलों पर टैक्स लगा दिए थे, पशु नहीं चरा सकते उस पर टैक्स लगा दिए थे, घास काटने तक पे टैक्स लगा दिए थे, इसीलिए तो जनजातीय क्षेत्रों में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हुआ। और छत्तीसगढ़ का इतिहास जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे जंगल सत्याग्रह होते हैं। जंगल सत्याग्रह का मतलब क्या है? जंगल पे अधिकार रोक देना, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। तो इतना शोषण हो रहा था, भारत में लगातार अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह का माहौल बन रहा था, और उधर क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी गलती कर बैठे और वहां की जनता एक झटके में हमको उखाड़ के फेंक दे और भारत जैसे सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हमारे हाथ से निकल जाए। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल उनको जा रहा था, वहां से जो कारखानों में उनके माल बन रहे थे वो पूरा भारत में बेचा जा रहा था, एक बड़ा मार्केट भी उनको मिला हुआ था। यहाँ से सस्ते, माने सस्ते लेबर, सस्ते तो शब्द छोड़ दीजिए, बंधुआ मजदूर, जिसको बिना वेतन दिए भोजन पर काम कराना, उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। अवैतनिक मजदूर जो सिर्फ खाने पर काम करे उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तो उस समय यही इस तरह के लेबर फोर्स बड़ी मात्रा में उनको मिल जाते थे फोकट के। तो कौन चाहेगा ऐसा उपनिवेश छोड़ना? समझ में आ रही बात? तो इसलिए जो है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर ये कंट्रोल करने का कोशिश किया गया कि अब वहां पर कोई भी घूस, ठीक है ना, उपहार या इस तरह की चीजें, अब इससे निजी व्यापार, क्योंकि ये सब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी में काम तो कर ही रहे थे, प्लस निजी व्यापार भी कर रहे थे, उससे भी लाभ ले रहे थे। तो इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि उपहार, रिश्वत, निजी व्यापार पर रोक लगाया गया। क्लियर हो रहा है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों उपहार, रिश्वत, रिश्वत समझते हैं, और निजी व्यापार, इन सब पर रोक लगा दिया गया। क्या कर दिया गया? समझ में आ रही बात? इन सब पर क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। ठीक है ना? क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि ब्रिटिश सत्ता को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इतना यहाँ शोषण करें, उपहार और निजी रिश्वत लें, कि आम जनता विद्रोह तो लगातार कर ही रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि वहां से हमारी सत्ता ही हाथ से छूट जाए। क्योंकि ब्रिटिश क्राउन कभी नहीं चाहता था कि भारत हमारे हाथ से निकले। हालांकि उस समय 52 देशों को ये सब गुलाम बनाए थे, इसलिए कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता, कभी डूबता नहीं, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों जगह इनका शासन था। तो इधर दिन तो उधर रात, उधर रात तो इधर दिन, और दोनों जगह आपका शासन है तो आपके लिए कहीं रात नहीं, दोनों जगह दिन ही दिन। तो इतने तरीके से इस प्रकार का काम किया जाता था। और दूसरा काम ये कर दिया गया कि अब ये प्रावधान कर दिया गया, ठीक है ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी रिवेन्यू का मैटर हो, ठीक है ना, या आर्मी का मैटर हो, सेना का मैटर हो, या सिटीजन ब्रिटिश नागरिक का मैटर हो, इन सारे मामलों पर जो है कि रिपोर्ट किसको करेगी? ब्रिटिश सरकार को करेगी। क्लियर हो रहा है? तो एक प्रोविजंस ये भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी नागरिक, रिवेन्यू और सेना, इन तीनों मामलों में ब्रिटिश सरकार को सूचना देगी हर मामले की। ठीक है ना? ब्रिटिश सरकार को सूचना देगी, यानी हर साल जो है रिपोर्ट करेगी। ठीक है ना, कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं। ठीक है, तो एक प्रकार से आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से जो है कि क्राउन पर कंट्रोल करने का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्राउन कंट्रोल करने का प्रोविजंस किया था। क्लियर हो रहा है?
तो इतने सारी चीजें आप देख रहे हैं कि ये सारे प्रावधान जो किए गए थे, इन सारे प्रावधान से पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना चाह रहे, ठीक है ना। नियंत्रण का उद्देश्य ये नहीं था कि भारत में आप भलाई करो, नियंत्रण का उद्देश्य ये था कि आप लूटो जरूर, लेकिन हमारे खिलाफ विद्रोह वहां न भड़के, सत्ता भी हमको भारत में चाहिए। क्लियर हो रहा है। अब जनता का भी विश्वास उनको जीतना था, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार की तो चरम हो ही गई थी, इतना भ्रष्टाचार का सीमा ये फैला दिए थे कि यहाँ की जनता अब अंग्रेजों को देखते ही समझ जाती थी कि ये तो शोषक। अरे ये तो सौभाग्य था कि उस समय मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, नहीं तो ब्लड, किडनी, गुर्दा सब निकलवा लेते, उसको भी सेल कर सकते। और ये भी सौभाग्य था कि अभी उतना इंडस्ट्री नहीं डेवलप था, नहीं तो एक कोयला लोहा जो आज हमारे पास बचा हुआ है ना, ये सब खोद खाद के लेके चले जाते, कुछ भी नहीं छोड़ते। लेकिन कम से कम इसमें सौभाग्यशाली हम लोग रहे कि जमीन के अंदर की चीजें बची रही, वरना अंग्रेजों के आने से पहले हम लोग सोने की चिड़िया थे और अंग्रेजों के जाने के बाद भिखारियों का देश हो गया। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण भारत की मूल समस्या आज भी है कि नहीं। पहला जब इलेक्शन नेहरू के नेतृत्व में लड़ा गया था 1952 में, तो चुनाव में नारा दिया गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण सब दूर करें। आज भी चुनाव का वही नारा होता है। यानी इतने 200 सालों में हमको लूटे कि हम 76-77 साल में अपनी स्थिति सुधार नहीं पाए, जबकि हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। इससे अंदाजा आप लगा सकते। लेकिन इतिहास पढ़ने पर हमको कभी अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश नहीं नजर आता। इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश ही नहीं पैदा होता है, मुगलों के खिलाफ आक्रोश पैदा होता है, क्योंकि अंग्रेज बहुत चतुर थे, ये जानते थे कल्चरल डैमेज इंसान भूलता नहीं। ये कल्चरल डैमेज किए ही नहीं भारत, ये एक जगह भी मंदिर को तोड़ के चर्च नहीं बनाए, और इस्लाम वाले यही गलती की, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। आज भुगत रहे। देश में इतना इस्लाम के प्रति आक्रोश है कि इस्लाम सुनते ही लोगों के मन में गुस्सा पैदा हो जाता है, और इनको बाहरी आज भी देश समझने लगा। क्यों समझ रहा है? कल्चरल डैमेज की। ये आर्थिक नुकसान नहीं किए, मुगल और सल्तनत काल ने 1 रुपया भारत से बाहर नहीं ले गए, तो आर्थिक रूप से तो ये हमको बचा के रखे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से डैमेज किए। धर्मांतरण, जबरदस्ती तलवार के दम पे धर्मांतरण, जबरदस्ती उसी मंदिर को तोड़ के उसी के ऊपर हमारी मस्जिद बनेगी। अरे भाई बगल में बना लो ना, जगह खाली, क्या दिक्कत। तो उस समय तो आपका सत्ता था, बनाते गए, और आज जब हिंदुज्म प्रभाव वाली सत्ता आ गई है तो आपको लग रहा है बुरा बात हो रहा है। कहीं ऐसा थोड़ी सरकार करे चर्च तोड़ के मंदिर बना, क्योंकि ये सब ऐसा किए नहीं, इसलिए आज नहीं हो रहा है। चर्च भारत में सुरक्षित है कि नहीं। तो समस्या यही थी कि अंग्रेज बुद्धिमान थी, ये कल्चरल डैमेज कुछ भी नहीं थी। समझ में आ रही बात? अब इसमें जो है कि भारत की जनता का बिलीफ भी उनको जीतना था, ताकि भाई हम आपके हितैषी हैं। क्लियर हो रहा है। तो इसमें इसने ये क्या किया कि एक और इसमें प्रावधान ये था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता है, और उसमें चीफ जस्टिस जो बनाए जाते हैं वो सर एलिजाह इम्पे बनते हैं, और 3 अदर जस्टिस थे, 3 अदर जज थे, जिनमें चेम्बर्स, लिमिस्टर और हाइट। क्लियर हो है? तो इतना नोट कर लिए। नेक्स्ट 6 नंबर आएगा। तो इसमें प्रावधान ये था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित होगा। क्लियर हो रहा है? कलकत्ता में क्या स्थापित होगा? सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट जो है 1774 में स्थापित हुआ। क्लियर होगा? ये सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ? 1774 में स्थापित हुआ। इसमें जो है कि एक चीफ जस्टिस थे, सीजेआई जिसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसके सीजेआई कौन थे?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? सर एलिजाह इम्पे। और जो अन्य जज थे, अन्य न्यायाधीश, ये 3 थे। पहले थे चेम्बर्स, दूसरे थे लिमेस्टर, और तीसरे थे हाइड। तो चेम्बर, लिमेस्टर, हाइड, ठीक है ना, ये 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे। क्लियर हो रहा है? और इसमें एक और प्रोविजंस था कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, अगर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगर आपको असंतुष्टि है तो आप प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते। और प्रिवी काउंसिल लंदन में था, यानी इसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील का राइट्स कहाँ था? प्रिवी काउंसिल। और प्रिवी काउंसिल कहाँ था? लंदन में था। क्लियर हो रहा है? तो एक और प्रोविजंस इसमें था कि इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील किया जा सकता है। क्लियर हो रहा है? और ये जो प्रिवी काउंसिल है ये ब्रिटेन में थी। ये कहाँ थी? ये ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल। क्लियर हो रहा है? ये प्रिवी काउंसिल कहाँ थी? ब्रिटेन में थी। समझ में आएगी बात है? क्लियर हो रहा है? तो देखिए इसमें एक एक चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? और ये आप सोचोगे कि मैं रट लूँ, याद कर लूँ तो हो जाएगा, तो उससे नहीं बनता है। ठीक है? आपको समझना होगा। ठीक है? आप समझ रहे हो ना कि यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारी मात्रा में लूट खसोट कर रही थी, ये ब्रिटिश राजकोष में नहीं जा रहा, तो ये जा कहाँ रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर्स के पास। और ब्रिटिश क्राउन को यही सबसे बड़ी चिढ़ थी कि ये पैसा हमारे कोष में आना चाहिए, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने का प्रावधान बना रही थी। और भारत से चूंकि उपनिवेश अपना खत्म भी नहीं करना चाह रही थी, इसलिए भारत में भी अपनी जड़ मजबूत करना था और यहाँ का रिवेन्यू उनके कोष में जाना चाहिए। तो दो तरफा काम कर रहे थे। एक तरफ जो है कि भारत की जनता का धीरे धीरे विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो शोषण और उत्पात मचाए हुए थे, तो लोगों की नज़र में जो है कि अंग्रेज जो है कि एक विलेन के रूप में आ गए थे। लोग उनको देखते ही समझ जाते थे कि ये तो बहुत गद्दार हैं, ये अनाप शनाप तरीके से सिर्फ भारत को लूटने आए। न्याय कैसे हो, वही दिखावा का कोर्ट था। समझ में आ रही बात? क्योंकि जज अंग्रेज हैं, सुनवाई वही करेंगे, वकालत भी वही करेंगे, तो फैसला किसके पक्ष में आए? आप जान सकते हैं फैसला किसके पक्ष में आए? उन्हीं के पक्ष में आए। और ये दिखावे कर दीजिए कि ठीक है, अगर आपको इससे असंतुष्टि है तो आप प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते हैं। तो उनके घर में जाके अपील करेंगे तो वहां फैसला क्या हमारे पक्ष में आ जाएगा? क्योंकि राजा महाराजा ही वहां जा सकते थे, आम आदमी कहाँ जा सकता? आम आदमी तो आज भी कोर्ट में नहीं जा पाता है, तो प्रिवी काउंसिल तो दूर की बात। आज भी गांव का आदमी कोर्ट कचहरी जाता है क्या? नहीं जाता है, कतराता है, अरे छोड़ो यार कौन जाए। 3 जगह तो हमारे देश में 3 जगह लोग जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि तीनों जगह से डरते हैं। समझ रहे हो? वो कहाँ कहाँ? काली कोट वालों के पास यानी न्यायालय में, खाकी वालों के पास थाने में, और डॉक्टर सफेद वालों के पास। क्योंकि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल देख रहे हो ना, क्योंकि अगर आप एक बार, ये तो सरकारी तंत्र का हॉस्पिटल है तो लोग उसमें जाके थोड़ा सस्ता इलाज करा ले रहे हैं, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो जबरदस्ती का
मतलब बिल इतना बनाएंगे कि जिसमें आप सोच नहीं पाओ, अनाप शनाप तरीके का, जो जरूरत नहीं है उसके आगे, ठीक है। तो इनकी छवि भारत में कैसी बनी हुई, नकारात्मक बनी हुई, बनी है कि नहीं बनी। तो इस तरह से भारत का विश्वास जीतने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वास्तव में ये किए अपने ही वाली, ये दुनिया भर के प्रावधान करते रहे लेकिन लूट कभी कम नहीं किए, इसीलिए कभी भारत का विश्वास जीत नहीं पाए। विश्वास जीते तो किसको जीते, ये जो यहाँ के राजा महाराजा थे उन्हीं का विश्वास जीत पाए। कुछ का जीते तो इनके भक्त बने रहे, जैसे सिंधिया वाले थे, ग्वालियर वाले। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी की तरफ से वचन दिए थे कि आइए हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, और जैसे झांसी की रानी पहुंचती हैं ग्वालियर की तरफ, धोखा दे दिया, अपनी सेना भेजा नहीं, सारी खुफिया रिपोर्ट बता दिया अंग्रेजों को कि इस रास्ते से आ रही है, और हीरोज घेर करके इनको मार देता है। तो अंग्रेजों के भक्त बने रहे। आज भी 4,000 करोड़ का सिंधिया पैलेस है ग्वालियर में, आज भी सत्ता में है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये सब वही बचे रहे रियासतदार जो अंग्रेजों के चापलूस थे, जो विरोध किया वो तो मिट गए उसी से। और जब देश आजाद हुआ तो मंत्री, विधायक, सांसद सब बने रहे, आज भी उनकी सत्ता चल रही। छत्तीसगढ़ में ही देखो कितने राजवंश चुनाव लड़ रहे हैं, वो बस्तर वाला राजवंश लड़ता ही है, जसपुर वाला लड़ता है जुदेव, राजवंश ही तो है। और बस्तर वाला काकती वाले अभी भी प्रवीर चंद भंजदेव, आज भी बीजेपी इस चुनाव लड़ता है, रहते हैं सब लंदन। सरगुजा वाला टीएस बाबा वो भी राजवंश। ये सब राजवंश लड़ाई थोड़ी लड़े, ये अंग्रेजों के साथ मिले रहे, देश आजाद हुआ तो फिर सत्ता में आ गए, और आज भी इनकी बादशाहत बरकरार। तो यही देश का तो कहानी। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। देखो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, लिखना होता तो मैं तो अभी धड़ धड़ सब लिखवा देता, लेकिन उससे काम आपका बनना नहीं, ठीक है ना। अभी थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं, एक बेस लेवल जैसे आपके समझ में आ जाएगा वैसे आप सारी चीजें जब समझने लोगे तो हम लोग थोड़ा सा तेज भी चलें, ठीक है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि आप लोग सारी चीजों को समझिए, रटने से कुछ नहीं हो। ऐसा नहीं कि हाँ 20 पन्ना लिखा दिया गया, आपका काम हो गया, हमारा काम हो गया, नहीं। आजकल मटेरियल की भरमार है, आज के ज़माने में मटेरियल की कमी है ही नहीं, अथाह मटेरियल। आप मोबाइल खोलोगे 50 PDF फ्री में आ जाता है, किताबों की दुकानों पर एक से एक किताबें मिली। तो आजकल रिसोर्सेज की कमी नहीं, कमी है तो उसको समझने की, इसलिए कोचिंग आए हैं तो रिसोर्स के लिए मत आइए कि यहाँ जाएंगे तो नोट्स मिल जाएगा, क्लास का नोट्स लिखा देंगे। अरे वो हमसे कहोगे तो हम ही किसी का बोल देंगे फोटो कॉपी करा के ले लो। उस रिसोर्स के भरोसे मत रहिए, क्लास में समझने पर फोकस करके जो आप समझ लिए वही आपका अपना है, वही आपका असली पढ़ाई। समझ में आ रही बात, इसलिए हम फोकस किस पर करेंगे, समझाने पर, ठीक है ना। चलिए तो आज हम यहीं तक रहने दे रहे हैं, इसके बाद दूसरी क्लास आपकी लगेगी, ठीक है ना। 3 क्लासेस हैं, अभी जियोग्राफी की क्लास लगेगी, फिर उसके बाद से छत्तीसगढ़ की क्लास लगेगी। तो दोनों क्लासेज अच्छी हैं, ठीक है ना, आप लोग करिए उसको देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ सारे टीचर जो है अनुभवी टीचर, ठीक है।